ठीक पहचाना, झोपड़ी यानी अंग्रेजी में हट। क्या कहते हैं झोपड़ी को अंग्रेजी में? हट। हट। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, हट के चित्र के नीचे कुछ लिखा है ना? यही तो अंग्रेजी नाम है इस चित्र का। अभी अभी जो आपने बोला था, क्या था राजू भैया? टीचर जी, ये लिखा है हट। राइट, बिल्कुल ठीक। बच्चों, उसके नीचे उंगली रखिए और कहिए H H हट। H H हट। गुड। H H हट। तो H की आवाज इस शब्द में क्या है? ह। ह। गुड। H H हट। दोहराइए। H H हट। शाबाश राजू भैया। H H हट। अब इसे एक और तरीके से बोलते हैं। H फॉर हट। बोलिए, H फॉर हट। H फॉर हट। गुड, आप सबने सही कहा, H फॉर हट। अब देखिए, हट 3 अक्षरों से मिलकर बना है, H U T। ठीक है? गुड। इसे अब ऐसे बोलेंगे, H U T हट। H U T हट। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल ठीक कहा, H U T हट। अब हट यानी झोपड़ी के बगल वाले चित्र पर उंगली रखिए। रख ली? क्या बना है बच्चों? ये तो मुर्गी बनी है टीचर जी। मेरे दोस्त श्यामू के घर में भी मुर्गी पली है। वाह राजू भैया, आपने ठीक कहा, मुर्गी यानी हेन। किसका चित्र है? हेन का। राइट। तो अंग्रेजी में मुर्गी को कहते हैं हेन। क्या कहते हैं? हेन। सभी बोलिए। हेन। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। हेन यानी मुर्गी के चित्र के नीचे अंग्रेजी में लिखा है H H हेन। क्या लिखा है? H H हेन। गुड। H H हेन। तो H की आवाज है ह। क्या है? ह। राजू भैया बताइए, क्या है? H की आवाज ह होती है टीचर जी। वेरी गुड। H की ध्वनि या आवाज ह होती है। अब इस तरह से बोलिए, H फॉर hen। H फॉर hen। अब hen शब्द को ध्यान से देखिए, कितने अक्षरों से बना है? 3 टीचर जी। सही कहा राजू भैया, राइट। ये शब्द 3 अक्षरों से बना है, H E N। तो H E N हुआ hen। कैसे बोलेंगे राजू भैया? H E N hen। मैंने ठीक बोला ना टीचर जी? यस राजू भैया, आपने करेक्ट यानी सही बोला। आप भी बोलिए बच्चों, H E N hen। H E N hen। अरे अरे राजू भैया, अभी पन्ना नहीं पलटना है, अभी तो 2 चित्र और बचे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, अब तीसरा यानी हट के चित्र के नीचे वाला चित्र देखिए, क्या बना है? उंगली रखिए इस चित्र पर। टीचर जी, ये तो घोड़े का चित्र है। सही कहा, करेक्ट। ये तो घोड़े यानी हॉर्स का चित्र है। तो सुनिए घोड़े के बारे में। ये तो प्यारा घोड़ा है जो सरपट भागे जाता है, इस पर करूं सवारी मैं, इस पर करूं सवारी मैं, ये अंग्रेजी में हॉर्स कहलाता है। तो बच्चों, अंग्रेजी में घोड़े को क्या कहते हैं? हॉर्स टीचर जी। गुड राजू भैया। बच्चों, आपने भी सही कहा, घोड़ा यानी हॉर्स। हॉर्स। अब बोलिए, H H हॉर्स। H H हॉर्स। टीचर जी, यानी H की आवाज यहाँ पर ह है, इसीलिए H H हॉर्स। करेक्ट, ठीक कहा आपने। H की आवाज ह है, इसलिए H H हॉर्स। H फॉर हॉर्स। अब इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, H फॉर हॉर्स। H फॉर हॉर्स। वेरी गुड। अब शब्द को ध्यान से देखिए, लुक एट द वर्ड केयरफुली। कितने अक्षर हैं शब्द में? चलो मैं ही बता देती हूँ।
5 अक्षर। कैसे? ऐसे HORSE हुए ना 5 अक्षर। जी टीचर जी, कुल 5 अक्षर हैं इस शब्द में। HORSE। बिल्कुल ठीक। तो अब इसे ऐसे बोलिए, HORSE हॉर्स। HORSE हॉर्स। गुड। तो बच्चों, ये तो था आपका सरपट भागने वाला हॉर्स। अब उसके बगल में बनी है टोपी यानी हैट। तो बच्चों, टोपी के चित्र पर उंगली रखिए और बोलिए हैट। हैट। गुड। तो टोपी को अंग्रेजी में कहते हैं हैट। क्या कहते हैं? हैट। हैट। वेरी गुड। तो ये शब्द यानी वर्ड भी H से शुरू होता है। देखिए शब्द को ध्यान से। अब बोलिए H her hat। H her hat। गुड। अब इस शब्द को बोलते हैं H for hat। क्या बोला मैंने? H for hat। वेरी गुड राजू भैया, आपने एकदम करेक्ट यानी सही कहा। H for hat। अब हैट के नीचे लिखे शब्द को ध्यान से देखिए। लुक एट द वर्ड केयरफुली। इस शब्द में कितने अक्षर हैं? टीचर जी 3। नंबर 1 H, नंबर 2 A और नंबर 3 T। गुड राजू भैया, इस शब्द में 3 यानी 3 लेटर्स हैं, HAT। तो HAT होगा हैट। तो मेरे साथ बोलिए HAT हैट। HAT hat। शाबाश राजू भैया। अब बताइए आज हमने कितने शब्द सीखे? टीचर जी, आज हमने 4 शब्द सीखे। तो बच्चों, आज हमने H से शुरू होने वाले 4 यानी 4 शब्द सीखे। H को पहचानना और पढ़ना भी सीखा। अब आज की अंग्रेजी की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन पहले हम हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सिखाने वाला एक सुंदर सा गीत सुनते हैं, जिसे आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर फुर फुर फुर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। छ से चम्मच, तकट तकट तक। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी।
से तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से याक, हे य से याक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। य से याक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत? अब हम हमारी अगली कक्षा में चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों से उनकी वर्कबुक दक्षता उन्नयन आओ करें और सीखें पर केंद्रित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में श्री राम गोपाल रायकवार, कनिष्ठ व्याख्याता, डाइट कुंडेश्वर, जिला टीकमगढ़ का सहयोग है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। अच्छा बच्चों, आपको जो होमवर्क दिया था पूरा हो गया है ना? जी टीचर जी। होमवर्क को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य टीचर जी। होम का मतलब ग्रह और वर्क का मतलब कार्य। जी टीचर जी। वर्क और कार्य, वर्क और कार्य शब्दों में कौन कौन से अक्षर और वर्ण आए हैं? व, र, क, वर्क, का, र, य, कार्य। अब बोलिए क्रम, कर्म। क्रम, कर्म। क्रम, कर्म में कौन कौन से अक्षर और वर्ण आए हैं? क, र, म। क, र, म। टीचर जी, दोनों में एक जैसे अक्षर और वर्ण हैं, पर हमने इन्हें बोला तो अलग अलग ढंग से था, क्रम और कर्म। ऐसा क्यों टीचर जी? राजू भैया, मैंने पहले भी इन शब्दों के बारे में पेज नंबर 108 पर अभ्यास 144 में बताया था।
आज हम फिर इन्हीं और इन्हीं जैसे दूसरे शब्दों पर बात करेंगे। पहले आप लोग अपने हिंदी की किताब के पेज नंबर 131 को खोलकर पाठ 13 रेफ और रकार निकालिए। मिल गया बच्चों? जी टीचर जी, हमने पाठ 13 खोल लिया है। ठीक है, आप इस पाठ में दिए क्रम और कर्म शब्दों को ध्यान से देखिए। जी टीचर जी। एक साथ पूरे पूरे शब्द बोलिए। क्रम, कर्म। इन्हें पहले की तरह अक्षर और वर्ण अलग अलग करके बोलिए। करम, करम। आपको लिखे हुए क्रम और कर्म में र वर्ण दिखाई दे रहा है? नहीं टीचर जी, पर मैंने र बोला तो था। राजू भैया, जब हम पूरे या स्वर वाले र को आधे या बिना स्वर वाले किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तो र की बनावट के कारण उसे एक चिन्ह के रूप में लगाते हैं। इन चिन्हों को रकार और रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रकार और रेफ। हाँ, रकार को वर्ण की पाई में एक तिरछी छोटी सी लकीर या रेखा लगाकर लिखते हैं। जैसे क्रम शब्द में क वर्ण में रकार का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं ना आप? जी टीचर जी। इसे एक बार फिर समझिए। जब किसी आधे व्यंजन वर्ण के साथ पूरा र या स्वर रहित र आता है तो खड़ी पाई वाले वर्णों में र को वर्ण की पाई में एक तिरछी छोटी सी लकीर या रेखा लगाकर लिखते हैं। जैसे क्रम, प्रदेश, ग्रह, अग्रज, फ्रिज, क्रिया, प्रकार। इसे रकार कहते हैं। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी। पर आधे ट और ड वर्ण के साथ पूरे र के रकार चिन्ह को ट और ड के नीचे लगाते हैं। जैसे राष्ट्र, उष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, ट्रक, ड्राइवर। तब ये तीर की नोक जैसा दिखता है। जी टीचर जी, हम राष्ट्र, राष्ट्रीय और ट्रक ऐसे ही लिखते हैं। र वर्ण वाले शब्दों में र का प्रयोग किसी पूरे वर्ण के साथ आधे र या स्वर रहित र के रूप में भी होता है। इसे रेफ कहते हैं। आप इसे कर्म शब्द में देख सकते हैं। देख रहे हैं ना? जी टीचर जी। गर्व, पर्व, वर्क, कार्य, ये शब्द भी आधे र वाले शब्द हैं। इसे एक बार फिर समझिए। जब र वर्ण वाले शब्दों में र का प्रयोग किसी पूरे वर्ण के साथ आधे र या स्वर रहित र के रूप में होता है तो र वर्ण को रेफ के चिन्ह में उसके बाद आए स्वर वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। ये एक घुंडी की तरह दिखता है। जैसे कर्म, धर्म, सूर्य, शर्म, निर्माण, अर्पण, दर्पण। किसी शब्द में जब कोई आधा र आता है तो उसे शीघ्रता से बोलते हैं। जैसे क, र, म, कर्म। समझ गए ना? जी टीचर जी। अब आप इस पाठ की चौथी लाइन में लिखे रकार वाले शब्द पढ़िए। जी टीचर जी। नम्र, भ्रम, व्रत, क्रम, ग्रह। इसके नीचे छठवीं लाइन में दिए गए रेफ वाले शब्द पढ़िए। कर्क, मर्म, कर्म, सिर्फ, वर्दी। इसे हम फिर दोहराते हैं। आप मेरे साथ पढ़िए और लिखे निर्देश के नीचे लिखी लाइन मन ही मन दोहराते हुए पढ़िए। ठीक है? जी टीचर जी। र का रकार रूप स्वर सहित होता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण से मिलता है उसके बाद होता है। जैसे प्रकट, प्रसन्न, प्रदान, प्रथम। आप सब लोग भी बोलिए। प्रकट, प्रसन्न, प्रदान, प्रथम। र ये स्वर रहित है। जिस व्यंजन के साथ मिलता है वो स्वर सहित होता है तथा रेफ उसके सिर पर लग जाता है। इसे रेफ कहते हैं। जैसे सूर्य, पूर्व, अर्पण, अर्जित। आप सब लोग भी बोलिए। सूर्य, पूर्व, अर्पण, अर्जित। अब मैं रकार वाले भ्रम शब्द की वर्तनी को अलग अलग करके बोलूंगी। आप सब भी उसे दोहराएंगे और ध्यान से पाठ में देखेंगे। जी टीचर जी। भ्रम
भ धन र धन अ धन म धन अ। भ्रम भ धन र धन अ धन म धन अ। भ्रम शब्द के भ के साथ कोई स्वर नहीं है, पर र के साथ अ का स्वर जुड़ा है। इस प्रकार र स्वर सहित है। जी टीचर जी। रेफ शब्द मर्म की वर्तनी को मैं अलग अलग करके बोलूंगी, आप सब भी उसे दोहराइएगा और ध्यान से पाठ में देखिए। जी टीचर जी। मर्म म धन अ धन र धन म धन अ। मर्म म धन अ धन र धन म धन अ। मर्म शब्द में म के साथ अ स्वर जुड़ा है, पर र के साथ कोई स्वर नहीं है। इस प्रकार र स्वर रहित या बिना स्वर का है। समझ गए ना आप सब? जी टीचर जी। अब देखते हैं आप लोग रेफ और रकार वाले शब्दों को कितना पहचान पाते हैं। पेज नंबर 132 पर अभ्यास 181 को देखिए। जी टीचर जी। पेज नंबर 132 पर अभ्यास 181 मिल गया टीचर जी। इसमें एक फुटबॉल के टुकड़ों पर लिखे कुछ रेफ और रकार वाले शब्दों को देखिए। जी टीचर जी। आपको इन रेफ और रकार वाले शब्दों को अलग अलग छांटकर फुटबॉल के नीचे रेफ और रकार के कॉलम में लिखना है। क्या करना है? रेफ और रकार वाले शब्दों को अलग अलग छांटकर फुटबॉल के रेफ और रकार के कॉलम में लिखना है। हाँ, पहला शब्द है नर्क। बताइए ये रेफ वाला शब्द है या रकार वाला? टीचर जी, नर्क रेफ वाला शब्द है, क्योंकि इसमें रेफ का चिन्ह क वर्ण के ऊपर लगा है। इसे कहाँ लिखेंगे? इसे रेफ वाले कॉलम में लिखना है। नर्क लिख लिया टीचर जी। इसी तरह रेफ वाले सभी शब्द छांटकर फुटबॉल के नीचे रेफ वाले कॉलम में लिख लीजिए। जी टीचर जी। स्वर्ग, सर्व, वर्ग, अर्थ, वर्ण, अर्क लिख लिए टीचर जी। अब आप रकार वाले शब्दों को छांटकर फुटबॉल के नीचे रकार वाले कॉलम में लिख लीजिए। जैसे ब्रज। इसे कैसे पहचानते हैं? टीचर जी, रकार वाले शब्दों में र को एक छोटी तिरछी लकीर या चिन्ह लगाकर लिखते हैं। हाँ, फुटबॉल में लिखे रकार वाले शब्दों को लिख लीजिए। जी टीचर जी। ब्रज, प्रथम, आक्रमण, प्रकाश, प्रकट, वज्र लिख लिए टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब पेज नंबर 133 पर अभ्यास 182 को देखिए। इस अभ्यास में कुछ रेफ और रकार वाले शब्दों को दिया है। देख रहे हैं आप? जी टीचर जी। पेज नंबर 133 पर अभ्यास 182। इसमें दिए गए शब्दों को पढ़िए। जी टीचर जी। प्रभा, अर्ज, धर्म, सब्र। अब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे भ्रम और मर्म शब्दों का किया था। वर्ण विच्छेद का मतलब है स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना। बिना स्वर वाले व्यंजन को उसके नीचे हलंत का तिरछा निशान लगाकर लिखते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलकर वर्णों को उन शब्दों के सामने लिखेंगे। जी टीचर जी। पहला शब्द है प्रभा। इसका वर्ण विच्छेद है प धन र धन अ धन भ धन आ। प धन र धन अ धन भ धन आ। प्रभा लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है अर्ज। अ धन र धन ज धन अ। अ धन र धन ज धन अ लिख लिया टीचर जी। धर्म और सब्र का वर्ण विच्छेद आप कीजिए। जी टीचर जी। धर्म ध धन अ धन र धन म धन अ।
शाबाश राजू भैया। अब सब्र। स धन अ धन ब धन र धन अ। लिख लिए टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का निशान लगाना मत भूलिएगा। जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। अब आप तो रेफ और रकार वाले शब्दों को अच्छी तरह पहचान रहे हैं। अभ्यास 183 में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक शब्द रेफ वाला और एक शब्द रकार वाला आया है। आपको रेफ वाला शब्द छांटकर वाक्य के नीचे खाली स्थान में लिखना है। पहला वाक्य पढ़िए। जी टीचर जी। मंदिर में प्रसाद विद्यार्थियों में बांटा जा रहा था। इस वाक्य में रेफ और रकार वाले शब्द कौन कौन से हैं? प्रसाद और विद्यार्थियों टीचर जी। प्रसाद और विद्यार्थियों में रेफ वाला शब्द कौन सा है? विद्यार्थियों। इसमें थ वर्ण के ऊपर रेफ का चिन्ह लगा है। आप इस वाक्य के नीचे विद्यार्थियों शब्द को लिख लीजिए। विद्यार्थियों। जी टीचर जी, लिख लिया। अंग्रेजों की वर्दी चमकदार थी। इस वाक्य में रेफ वाला शब्द कौन सा है? वर्दी। शाबाश। इसी तरह बाकी के 3 वाक्यों में से रेफ वाला शब्द छांटकर वाक्य के नीचे खाली स्थान में लिखना है। जी टीचर जी। अगला वाक्य है प्रधानमंत्री का निर्णय अटल था। इसमें भी एक शब्द रेफ वाला और एक शब्द रकार वाला आया है। रेफ वाला शब्द कौन सा है? निर्णय टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अगला है माँ ने प्रेम को आशीर्वाद दिया। रेफ वाला शब्द बताइए। इस वाक्य में आशीर्वाद शब्द में व वर्ण पर रेफ है टीचर जी। बहुत अच्छे। अब आखिरी वाक्य पढ़कर उसमें रेफ वाला शब्द बताइए और लिखिए। जी टीचर जी। सर्दियों में सूरज का प्रकाश अच्छा लगता है। इस वाक्य में सर्दियों रेफ वाला शब्द है। इसे भी हम लिख लेते हैं। शाबाश। अब पेज नंबर 134 को खोलिए और अभ्यास 184 में दिए निर्देश को पढ़िए। जी टीचर जी। हमने पेज नंबर 134 और उसमें अभ्यास 184 निकाल लिया है। इसमें लिखा है वर्ण विच्छेद से बने शब्द लिखिए। इसमें क्या करना है टीचर जी? इस अभ्यास में दिए गए अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है और लिखना है। जैसे क धन र धन म कर्म। क धन र धन म कर्म। लिख लिया टीचर जी। क धन आ धन र धन य धन अ कार्य। क धन आ धन र धन य धन अ कार्य। लिख लिया टीचर जी। क धन र धन म क्रम। लिख लिया। क धन र धन म क्रम। लिख लिया टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अभी इसके पहले आपने अभ्यास 183 में दिए गए वाक्यों में से रेफ वाले शब्द छांटकर लिखे थे, याद है? जी टीचर जी। अगले अभ्यास 185 में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक शब्द रेफ वाला और एक शब्द रकार वाला आया है। आपको रकार वाला शब्द छांटकर वाक्य के नीचे खाली स्थान में लिखना है। पहला वाक्य पढ़िए आप। जी टीचर जी। माता ने प्रकाश को आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में रकार और रेफ वाले शब्द कौन से हैं? प्रकाश और आशीर्वाद। रकार वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद में रेफ है। प्रकाश रकार वाला शब्द है टीचर जी। प्रकाश लिख लूं? हाँ राजू भैया, प्रकाश रकार वाला शब्द है। अब अगले वाक्य में रकार वाला शब्द बताइए। छात्र के प्रणाम करने पर शिक्षक ने आशीर्वाद दिया। इसमें प्रणाम रकार वाला शब्द है। बिल्कुल सही। इसमें प्रणाम रकार वाला शब्द है। अब बताइए, सूर्य का प्रकाश लाभकारी होता है। रकार वाला शब्द कौन सा है? सूर्य या प्रकाश?
प्रकाश टीचर जी। बिल्कुल सही राजू भैया। अगले वाक्य को आप पढ़िए और बताइए कि उसमें रकार वाले शब्द कौन से हैं। राम सभी विद्यार्थियों में प्रथम आया है। इसमें प्रथम रकार वाला शब्द है टीचर जी। बिल्कुल सही, इसमें प्रथम रकार वाला शब्द है। अब अगला, पुष्प और प्रसून फूल के पर्यायवाची हैं। इसमें प्रसून रकार वाला शब्द है टीचर जी। शाबाश राजू भैया। इन वाक्यों में आए रकार वाले शब्द इनके नीचे लिख लीजिए। जी टीचर जी। प्रकाश, प्रणाम, प्रकाश, प्रथम, प्रसून लिख लिए टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। अच्छा बताइए, कर्क, स्वर्ग, नर्क, सर्प, निर्माण कौन से शब्द हैं, रेफ या रकार? कर्क, स्वर्ग, नर्क, सर्प, निर्माण ये सभी रेफ वाले शब्द हैं टीचर जी। क्रम, नम्र, प्रवेश, आक्रमण, विद्रोह कौन से शब्द हैं, रेफ या रकार? क्रम, नम्र, प्रवेश, आक्रमण, विद्रोह टीचर जी ये सब रकार वाले शब्द हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप रेफ वाले 4 शब्द बोलिए। जी टीचर जी। सूर्य, वर्क, मिर्च, गर्म। शाबाश। अब रकार वाले 4 शब्द बोलिए। जी टीचर जी। विक्रम, नम्रता, चंद्रमा, ग्रह। बिल्कुल ठीक राजू भैया। बच्चों, हमने अभी कई बार रेफ वाला या रकार वाला शब्दों का प्रयोग किया है। ये रेफ और रकार शब्दों में वाला शब्दांश लगाकर बने हैं। वाला शब्दांश पूरा शब्द ना होकर शब्द का अंश या एक हिस्सा है। इसे दूसरे कई शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। जी टीचर जी। राजू भैया, आप सब पेज नंबर 135 पर अभ्यास 186 को निकालिए। जी टीचर जी। पेज नंबर 135 पर अभ्यास 186 मिल गया टीचर जी। इसमें निर्देश दिया गया है कि वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाएं और लिखें। जैसे फूल शब्द में वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना फूल वाला। आप भी बोलिए। फूल शब्द में वाला शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना फूल वाला। बहुत अच्छे राजू भैया। अब मैं यहाँ दिए शब्दों में से एक एक शब्द बोलूंगी। आप उसमें वाला शब्दांश जोड़कर पूरा नया शब्द बोलेंगे और उस शब्द के आगे लिखेंगे। समझ गए? जी टीचर जी। पहला शब्द है सब्जी। इसमें वाला शब्दांश लगाकर पूरा नया शब्द बोलिए। सब्जी वाला। दूध, दूध वाला। फूल, फूल वाला। दुकान, दुकान वाला। कपड़े। कपड़े वाला। शाबाश। अब आप इन्हें लिख लीजिए। जी टीचर जी। इसी तरह अभ्यास 187 में दिए गए शब्दों में ता शब्दांश जोड़कर पूरा नया शब्द बोलेंगे और उस शब्द के आगे लिखेंगे। जैसे सफल शब्द में ता शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना सफलता। क्या बना? सफलता। इसी तरह अन्य शब्दों में ता शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाने और लिखने का काम आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है? तो अब हम चलते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। हम आपको बता दें कि आज के ही कार्यक्रम में हम मिलेंगे अपनी दोस्त मीना से। कार्यक्रम मीना की दुनिया के जरिए। देखते हैं आज मीना हमें क्या बताती है। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करेंगे सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। हेलो नन्हे दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा है ना?
मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सिखाने में, और अब्बू डब्बू का तो कहना ही क्या। बच्चों, जब हम कोई फिल्म देख के आते हैं ना, और वो फिल्म हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसकी कहानी सबको बताते हैं। लेकिन अगर इसी बात को इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे? आज हम यही सभी सीखेंगे। बच्चों को हमारा नमस्कार। हाउ इज अरे, द मूवी अरे, का क्या मतलब ये है? कौन है जो दौड़ती भागती चली जा रही है तो मीना अब के घर इसका की ओर? जवाब हिंदी अरे में क्या ये तो होना अपनी चाहिए? बेला है। बेला, हाँ। ओ बेला, क्या हुआ? और इसकी इंग्लिश चलो, चल के होगी पूछते। मूवी इज अरे गुड। मीना, तो राजू, एक बार सुनो, जरा सुनो। तुम लोग भी अरे बोलो, मीना दीदी, फिल्म क्या अच्छी बात है। हो गई? इंग्लिश अच्छा में राजू, कैसे तू कहेंगे बता, ये बोलो। इस बार गांव की रामलीला में बताओ तो अब कुंभकर्ण इसी को कौन कई बना बार है? दोहराना। वो कौन बना है? मेरे बाबूजी। बाबूजी ने देखते देखते 100 पूरी और 50 लड्डू खाकर दिखा दिया सबको। बस सबने कहा कुंभकर्ण तो मेरे बाबूजी ही बनेंगे। असल में हम सबकी मम्मी हमसे इतना पर मीना, प्यार जो करती हैं, एक और बात इसीलिए है। उन्हें क्या बिना हुआ बेला दोहराए दीदी? हर चीज याद रहती है। परेशान क्यों दिख रही हो? इसीलिए बच्चों को भी बाबूजी ने- शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए और ना बाबूजी ही ने मम्मी को मेरी शादी परेशान पक्की करना कर दी चाहिए। है। क्या? पर दीदी, आप तो अभी सिर्फ 15 साल की हो और आप तो पढ़ना चाहती थी ना, वकील बनना चाहती थी। ये हुई ना बात। तो बोलो इसी मीना, बात पे तुम बनना लोगों तो को क्या चाहती थी। चाहिए? मैंने एक बार बोला भी मुझे नहीं करनी अभी शादी। तो अब क्या करें दीदी? अभी लो पता नहीं मीना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर अभी वो छोड़ो, चलो मेरे बाबूजी की रिहर्सल देखने चलते हैं। हाँ चलो। रिहर्सल की जगह पर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सामने स्टेज पर पोंगाराम कुंभकर्ण की भूमिका में सो रहा था। खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। और ये क्या? कुंभकर्ण तो अचानक उठकर बैठ गया। क्यों जगाया मुझे? हेलो क्यों जगाया बच्चों। मुझे? वैसे तो आप सबकी उम्र आसपास की होगी, मगर मुझे आज हम भूख लगी आप है। सबकी सही उम्र जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अब्बू डब्बू से। शांति दीदी, खिलाओ। आप ही बताइए नहीं तो कि सबको मैं खा बड़ा हूँ या जाऊंगा। डब्बू? मैं ही बड़ा हूँ, देख लो चाहो तो। मेरी लंबाई भी तुमसे ज्यादा है। कैसी लगी रिहर्सल? वाह पोंगा अरे भाई, लंबाई ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो ही बड़ा होगा। तुम अपनी उम्र बताओ अब्बू। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों साथ ही बोल दो, ठीक है? अच्छा दीदी, अगर हमें यही बात इंग्लिश में बोलनी हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कैसे बोलेंगे? ये तुमने अच्छा